तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ओम्स लॉ तक का टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, हमने रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक देख लिया था बहुत अच्छी तरीके से। आज जो हम सीखने जा रहे हैं सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। क्या? प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। भाई साहब ओम्स ने हमें क्या कहा? ओम्स ने हमें यह कहा कि V अपॉन आई जो है ना बेटा, ये कांस्टेंट होता है। V अपॉन आई क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक, इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ा है, हमने एक इक्वेशन क्या पढ़ा है? I इज इक्वल टू कितना? NeAVD, ऐसा पढ़ा है हमने। यहां से अगर हम देखें तो यू लिख सकते हैं I इज इक्वल टू NeA, तो ठीक है सर, VD की जगह हम लिख सकते हैं E इंटू ई अपॉन एम इंटू कितना? टॉ। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, डायरेक्शन वगैरह को अगर हम इग्नोर करके चलते हैं तो VD की जगह हम E इंटू ई अपॉन एम इंटू टॉ लिख सकते हैं। और यहां से अगर हम देखें तो I की जगह लिखा जा सकता है NE स्क्वायर इंटू A बाय M इंटू टॉ। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने लिखा है E इज इक्वल टू, एक इक्वेशन पढ़ाया था, माइनस dV बाई dr, ऐसा कुछ करके इक्वेशन पढ़ाया था। अगर तुम ऐसे देखो तो E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R भी लिखा जा सकता है। डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V भी लिख सकते हो तुम। V अपॉन डेल्टा R का मतलब, R मतलब दो पॉइंट के बीच की दूरी होती है, ठीक है ना, वो कहां भाग गई? ये हो जाएगा। और इस कंडक्टर के केस में R का काम जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर करता है। कौन करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो V अपॉन R को तुम V अपॉन L भी लिख सकते हो। तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर क्या डाल दो बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V अपॉन L डाल दो। कोई परेशानी वाली बात? परेशानी वाली बात नहीं है। अब अगर इस V को तुम उठा करके इधर ले आओ तो ये तुम्हारा बन जाएगा I अपॉन V इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? NE स्क्वायर इंटू A इंटू टॉ अपॉन में कितना हो जाएगा? M इंटू L। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको तुम पलट करके लिखो तो तुम यूं भी लिख सकते हो, कि तुम्हारा जो V अपॉन आई है, दिस V अपॉन आई इज इक्वल टू, कहां गई उरे? ML अपॉन NE स्क्वायर इंटू A इंटू, कहां गई? तो क्यों ऐसा लिख सकते हैं हम? बात आ रही समझ में? तो ऐसा हो जाएगा। अब इसमें तुम अगर ध्यान से देखो तो इसमें जो है M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, और तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है। बट यहां पर कंडीशन ये है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ओम्स का जो लॉ दिया गया है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर दिया गया है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये सारा कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब तुम ये कह रहे हो असल में कि V अपॉन आई बराबर क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट ML अपॉन कितना है? NE स्क्वायर A इंटू टॉ के बराबर। और इसी कांस्टेंट को हम रेसिस्टेंस R कहते हैं। इसी कांस्टेंट का नाम क्या है? रेसिस्टेंस R है। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट याद रखना है। साथ ही साथ देखो तुम्हारा R जो आया ना बेटा, R कितना आ गया? ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टॉ। बात मत करो, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो यहां पर क्या होता है ना, कि यहां पर अगर L और A को, ये दो चीज को तुम अगर साइड कर दो तो बचा हुआ जो टर्म है तुम्हारा M अपॉन NE स्क्वायर इंटू टॉ, ME स्क्वायर इंटू टॉ, इस पूरे को एक नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेसिस्टिविटी। तो यहां से हमारा एक इक्वेशन बन जाता है R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A के बराबर। ठीक है ना? यहां ध्यान रखना है रेसिस्टिविटी क्या है? M अपॉन NE स्क्वायर इंटू टॉ के बराबर है। बेसिकली रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा? रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फिक्स होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेसिस्टिविटी के अंदर। ठीक है ना? ये जो स्मॉल n है और जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये टेम्परेचर के हिसाब से भी बदल जाता है, और टेम्परेचर के साथ साथ मटेरियल के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। अलग अलग मटेरियल में n की वैल्यू अलग अलग आती है, टॉ की वैल्यू भी अलग अलग आती है। जितना ज्यादा n होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, रेसिस्टिविटी उतना ही कम हो जाता है। मेटल के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मेटल की रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। आइए हम इस पर थोड़ा सा टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। सुनिएगा, बात मत करो। देखो हमने क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि हमारी रेसिस्टिविटी जो है दैट इज इक्वल टू कितना है? M अपॉन NE स्क्वायर टॉ है। इसके बारे में थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। देखो क्या होता है, अगर तुम मेटल की बात लेकर के करते हो,
बात लेके चलते हो मेटल की। तो मेटल के केस में अगर तुम टेम्परेचर को राइज करते हो, किसको राइज करते हो, टेम्परेचर को राइज करते हो, तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, क्यों घट जाता है, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है। कौन सी वेलोसिटी बढ़ती है, थर्मल वेलोसिटी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं इस पर एग्जांपल भी देता हूं, मान लो कि तुम्हें यहां से अपने घर जाना है और बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो तुम थोड़ी गर्मी का मजा लेते लेते आराम आराम से घर जाओगे। तुम सोचोगे कि जल्दी पहुंचे, अपनी स्कूटी की रफ्तार बढ़ा दोगे तुम, है ना, स्पीड बढ़ा दोगे, समझ रहे हो। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, ये थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है, और थर्मल वेलोसिटी बढ़ने की वजह से जो टाइम लगता है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, और जैसे ही ये रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, तुम्हारी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, और रेसिस्टिविटी अगर बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेकर के। तुम याद करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने पढ़ाया है E इंटू ई अपॉन एम इंटू कितना, टॉ। तो चूंकि टॉ घट रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा बेटा, यहां पे घटेगा। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। नहीं, टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है। रिलैक्सेशन टाइम क्यों घटता है, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है, और रिलैक्सेशन टाइम के घटने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये मेटल की बात होगी। अगर इसका तुम ग्राफ बनाना चाहोगे बेटा, अगर ग्राफ बनाना चाहोगे रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का, या तो रेसिस्टिविटी हो या रेसिस्टेंस हो, दो में किसी का ग्राफ अगर तुम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो फॉर मेटल के लिए, तो इसका ग्राफ हमारा कुछ यूं चला जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ जाएगा, ठीक। और यहां जीरो से मत स्टार्ट करना, क्योंकि जीरो टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारी होती है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की। किसकी बात करते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर के बढ़ने से यहां पर भी थर्मल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। रिलैक्सेशन टाइम यहां भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, तो अगर ये रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है तो ये हमारा घटेगा। लेकिन इन दोनों के बारे में थोड़ा सा समझना। तुम रो के बारे में अगर देखते हो, तो रो बराबर क्या होता है, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉ होता है। तो कायदे से अगर ये रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, तो ये अगर डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए, जैसा कि मेटल के केस में होता था। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे ये हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ये जो n देख रहे हो तुम, सेमीकंडक्टर में ये n की वैल्यू बढ़ने लगती है। सेमीकंडक्टर में n की वैल्यू, जबकि मेटल में n पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में n की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। जो चार्ज कैरियर की डेंसिटी है वो हमारा इंक्रीज कर जाता है, और इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, ये ज्यादा ताकतवर होता है। रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, लेकिन n क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। तो जब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो ये चाहेगा कि रेसिस्टिविटी बढ़े, जबकि ये वाली वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो ये चाहेगा रेसिस्टिविटी घटे। दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है, तो समझ लो स्मॉल एन, चार्ज कैरियर ज्यादा ताकतवर है, और ये बढ़ रहा है, और ये इंक्रीज करेगा तो इसको घटाने की कोशिश करेगा, इसीलिए रेसिस्टिविटी हमारा डिक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या मेरी बात आ रही समझ में, मेरी बात आ रही समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं, एन यहां पर इंक्रीज हो रहा है, एन अगर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगा। नीचे वाला टर्म जितना बढ़ता जाएगा, ये हमारी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी, ठीक। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम घट करके चाह रहा है कि रेसिस्टिविटी को बढ़ाया जाए, बट इससे ज्यादा ताकतवर कौन है, एन है, तो एन जीतेगा यहां पर। तो ओवरऑल अगर एन की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी रेसिस्टिविटी यहां पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और रेसिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बता रही समझ में। और इसका ग्राफ अगर तुम देखोगे तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ यूं हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस का तुम ग्राफ ले रहे हो विथ टेम्परेचर, तो बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर तुम यहीं पर एलॉय का केस लेते हो बेटा, एलॉय का भी ग्राफ याद रख लेना कि एलॉय का रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से चेंज तो होता है, बट बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ यूं जाता है, लीनियर ग्राफ जाता है कुछ, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, फेमोनिशा के ऊपर से जा रही है बात, लग रहा है मुझे ऐसा, ऊपर से जा रहा है, नहीं जा रहा है। नेक्स्ट इस पर एक क्वेश्चन छोटा सा बन जाता है, छोटा सा एक क्वेश्चन बन जाता है, सुनना मेरी बात। इफ एरिया ऑफ, या इफ एरिया ना, ये पतला क्यों हो गया रे, इफ लेंथ ऑफ वायर becomes 2 times, becomes 2 times
then what will be effect on resistivity or resistance? What will be effect on resistivity and resistance? ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो सी, रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड कर रहा था? अगर तुम ध्यान से देखो तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला था m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। m और e तो बदलने वाली चीज है ही नहीं, तो रेसिस्टिविटी n या टॉ पे डिपेंड करता था, और टॉ और n दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करता था या फिर मटेरियल पे। n जो है मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टॉ बेसिकली टेम्परेचर पर ज्यादातर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो रेसिस्टिविटी को तो लंबाई या एरिया से कोई मतलब है ही नहीं, लेंथ या एरिया से, समझ रहे हो। तो अगर लेंथ या एरिया को तुम कुछ भी कर दो, रेसिस्टिविटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसमें कोई बदलाव आने वाली बात है नहीं है। रही बात रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए। कुछ बच्चा कहेगा कि सर यहां से तो मुझे रो बराबर दिख रहा है आर इंटू ए अपॉन एल, ऐसा दिख रहा है सर, तो यहां पर लंबाई के हिसाब से तो रो पर फर्क पड़ना चाहिए, लंबाई अगर डबल होगा तो रेसिस्टिविटी को घटना चाहिए यहां से। बेटा इस इक्वेशन में रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, उसको लेंथ और एरिया से कोई मतलब नहीं है। तुम अगर इसको बढ़ाओगे तो उसी हिसाब से इस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तुम्हारे लेंथ या एरिया से रेसिस्टिविटी को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में याद रखना है, रेसिस्टिविटी बेसिकली इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा, यहां पर जो भी टर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो अगर तुमने लेंथ को डबल किया, तो अगर तुम्हारा नया लेंथ जो है वो 2L हो गया है ना बेटा, तो नया एरिया जो होगा वो A/2 हो जाएगा। अगर किसी भी चीज को तुम खींचते हो तो जब उसकी लंबाई बढ़ेगी तो उसकी मोटाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो जैसे जैसे वायर की लंबाई बढ़ेगी उसका एरिया कम होता जाएगा, तो लंबाई अगर दोगुना होगा तो एरिया आधा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए अगर लंबाई बढ़ेगा तो एरिया को कम होना पड़ेगा। नहीं पल्ले पड़ रहा है। तो उस हिसाब से नया रेसिस्टेंस जो बेटा तुम लिखोगे, नया रेसिस्टेंस हो जाएगा रो इंटू एल डैश अपॉन कितना? ए डैश। तो तुम कहोगे रो इंटू एल डैश की जगह कितना डाल दो? 2L, और ए डैश की जगह डाल दो कितना? A/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू रो इंटू एल बाई ए। इस रो एल बाई ए को पहले वाला रेसिस्टेंस कह सकते हो, तो दिस विल भी कितना हो जाएगा? 4R हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि अगर लंबाई को तुमने डबल किया है तो एरिया तुम्हारा एरिया हाफ हो जाएगा और रेसिस्टेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता तब रेसिस्टेंस कितना हो जाता? स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अगर लेंथ 3 गुना हुआ तो एरिया A/3 हो जाएगा, 9 टाइम्स। कितना? 9 टाइम्स। लंबाई को अगर 4 गुना कर देंगे तो 16 टाइम्स। ये पॉइंट याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुम कुल मिलाकर के ये कह सकते हो कि अगर किसी भी वायर को खींचा जाएगा तो तुम कह सकते हो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक है ना। कब? इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इफ वॉल्यूम कांस्टेंट कब रहेगा? जब वायर को खींचा जाएगा, दबाया जाएगा, ये सब किया जाएगा, तो वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, ठीक है ना। काटना नहीं है। अगर काट करके तुम लंबाई को आधा या डबल कियो, वैसा कुछ कियो, तब तो मामला बिगड़ जाएगा। तुम खींच के या दबा करके कर रहे हो तब, समझ रहे हो बात। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? एल के स्क्वायर पर। करके देख सकते हो, जैसे तुमने आर बराबर पढ़ा कितना? रो इंटू एल अपॉन ए। तुम कह सकते हो रो इंटू एल अपॉन ए को लिख सकते हो वॉल्यूम अपॉन लेंथ, लेंथ ऊपर चला जाएगा तो कुल मिलाकर के रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ये सब कांस्टेंट है, तो बेसिकली कह सकते हो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना? एल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली एल 2 गुना होगा तो आर 4 गुना हो जाएगा, एल 3 गुना होगा तो आर 9 गुना हो जाएगा, एल 4 गुना होगा तो आर 16 गुना हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, एल अगर आधा हो गया तो? एल अगर आधा हो गया तो, हाफ हो गया तो रेसिस्टेंस 1/4। अरे यार, आधा होगा तो क्या लिखोगे? L/2 का होल स्क्वायर करोगे ना रे, तो कितना आ जाएगा? 1/4 नहीं आएगा। 1/3 हो गया तो? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन ये है कि if length is increased by 2%, then what will be
then what will be change in resistance? रेसिस्टेंस कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा? लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। अगर लेंथ को मैं कह रहा हूं कि 2% से इंक्रीज कर गया है तो रेसिस्टेंस कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा, बता सकते हो क्या? हाँ, ला 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 2% से कितना आएगा? तुमने क्या पढ़ा? तुमने पढ़ा कि सर आर बराबर हमने पढ़ा रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन कितना? वॉल्यूम, यही पढ़ा ना? तो याद करो एरर वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि बेटा अगर इसका परसेंटेज एरर देखना है, परसेंटेज एरर इन आर बराबर, इन सब में तो कोई बदलाव है नहीं, ये सब तो कांस्टेंट है। अब एल पर पावर 2 है तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन एल, तो 2 इंटू इसका परसेंटेज एरर मतलब परसेंटेज चेंज 2%, कितना? बात आई समझ? बात आ गई समझ में? अच्छा, फोड़ फोड़ तो बहुत अच्छे से चिल्लाए। अगर मान लो मैं ये कह देता हूं, अगर मैं कह देता हूं इफ लेंथ इंक्रीज्ड बाय, लेंथ अगर इंक्रीज्ड बाय 30%, देन व्हाट विल बी, व्हाट विल बी चेंज इन आर, और 60% विल बी रॉन्ग। कायदे से तो 2 इंटू 30 60 के आसपास अगर कोई दिख रहा है और बाकी ऑप्शन दूर दूर है तब तो 60 के आसपास जो भी होगा उसको टिक कर देना। वो जो तुम परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो वो तब लगता है जब ये परसेंटेज चेंज बहुत छोटा हो, 2%, 1%, 3%, 4% ऐसा कुछ हो तब करते हैं, अदरवाइज तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो अगर मान लो एक वायर है, ध्यान से समझना, एक वायर है जिसकी लंबाई को मैं मान लेता हूं कितना है बेटा? एल है, वॉल्यूम वी है, तो मैं कहूंगा आर बराबर कितना हो जाएगा? रो इंटू एल अपॉन वी। कोई दिक्कत नहीं है, रो इंटू एल अपॉन वी, रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन वी, सॉरी रो इंटू, या फिर रो इंटू एल अपॉन ए लिख लो या रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन वी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी कांस्टेंट रहता है खींचने उछने से, ठीक है ना? अब अगर एक इसी वायर को खींचा गया, ध्यान से सुनना, इसी वायर को खींचा गया तो अब इसकी जो नई लंबाई एल डैश होगी, पहले वाली लंबाई प्लस 30% ऑफ पहले वाली लंबाई, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 30%, इसका क्या मतलब? पहले वाली लंबाई जो भी थी उसमें उसका 30% ऐड कर दो। नहीं बता रहे समझ में? लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 30% का क्या मतलब? पहले वाली लंबाई जो भी थी उसमें उसका 30% ऐड कर दो, तो नई लंबाई आ जाएगी एल प्लस कितना? 30 अपॉन 100 इंटू एल, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा बेटा? 13L बाई 10। नई लंबाई कितनी आ गई? 13L बाई 10। कोई दिक्कत है? अरे यार इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम लोगे नीचे 10 आएगा, 10L हो जाएगा प्लस 3L मिलके 13L नहीं आएगा? आएगा कहा तुम लोग। तो अब तुम जो लिखोगे, अब जो तुम नया रेसिस्टेंस लिखोगे, आर डैश इज इक्वल टू क्या कहोगे? रो इंटू एल डैश का स्क्वायर अपॉन कहोगे क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो तुम इसी को क्या कहोगे? रो इंटू या रो अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एल डैश की जगह कितना डाल दोगे बेटा? 13L अपॉन बोलो 10 का होल स्क्वायर। क्या इसमें कोई परेशानी है? नहीं। तो तुम्हारा जो नया रेसिस्टेंस आएगा आर डैश वो हो जाएगा, तेरह ये कितना होता है? 169, तो 169 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 इंटू हो जाएगा रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन कितना? वी। इसको तुम लिख सकते हो 1.69 इंटू आर, क्योंकि रो एल स्क्वायर अपॉन वी क्या है? पहले वाला रेसिस्टेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमें तो परसेंटेज चेंज चाहिए ना, तो चेंज कितना हुआ रेसिस्टेंस? अगर हमें डेल्टा आर निकालना है तो फाइनल रेसिस्टेंस माइनस इनिशियल रेसिस्टेंस, जो कि हो जाएगा 1.69 आर माइनस कितना हो जाएगा? आर, दिस विल बी कितना आ जाएगा? 0.69 आर। ये चेंज आ गया। अगर परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज कैसे करोगे? डेल्टा आर बाय आर इंटू कितना? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 0.69 आर डिवाइडेड बाय आर इंटू कर दोगे 100, आर से आर कटेगा, आंसर आएगा कितना? 69%। कितना आएगा? 60 के आसपास मैंने बोला, 60 के आसपास मैंने बोला, नहीं बोला? बोला ना। तो
अगर तुम्हारे ऑप्शन में मान लो एक होता 60%, एक होता 64%, एक होता 69%, एक होता 70%, अब तुम अगर 60 वाला टिक करते ना तो कहते आ, क्या कहते आ। बात आ रही समझ में? तो ध्यान रखना है क्या होता 69%। एक और मैं तरीका बताता हूं तुम्हें, सुनना मेरी बात ध्यान से। ऐसा अगर तुम्हें ऑप्शन मिल जाता कि एक होता 60%, एक होता 55%, एक होता मान लो 50%, एक होता मान लो 69%। अब सुनना तुम उतना सॉल्व करने से अगर बचना चाहते, ध्यान से सुनना मेरी बात है, ध्यान सुनना। तुम अगर इतना नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो तुम्हें पता है कि सर अगर ये 30% है ना और लेंथ बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा शॉर्टकट ट्रिक कहता है कि रेसिस्टेंस 60% से बढ़ेगा, शॉर्टकट वाला जो फॉर्मूला है। बट यहां तो सारे ऑप्शन पास पास हैं तो जाहिर सी बात है एग्जैक्ट तो इतना होगा नहीं सर। लेंथ के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है और हमें दिख रहा है कि लेंथ की वैल्यू बढ़ रही है, तो याद रखना कि इससे कहीं ज्यादा आएगा। ये जो शॉर्टकट वाला है ना तुम्हारा, इससे कहीं ज्यादा रेसिस्टेंस में चेंज आएगा और इससे कहीं ज्यादा आएगा तो 60 से ज्यादा वाला तुम्हें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन? 69, उसको टिक कर देना है। आ रही मेरी बात समझ में? मेरी बात आ रही समझ में? हाँ, अगर 2-3 उससे बड़ा है तब तो पूरा करना है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन ये है, इफ, क्या हुआ रे, थक गए? इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। नंबर एक में 55%, नंबर 2 में 50%, नंबर 3 में 48% एंड नंबर 4 में 45। कौन सा टिक करोगे? 55। वेरी गुड, इसको टिक कर देना है, ठीक है ना। इसके होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेरी गुड, चलो तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई। किसकी बात समझ में आ गई? रेसिस्टेंस की, ठीक है ना। और यहां तक टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है टर्म इसमें? नेक्स्ट आ जाता है हमारा करंट डेंसिटी। क्या आ जाता है हमारा? क्या हुआ? हाँ, अरे ये कैसे होता है रे? हाँ, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको वेक्टर जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू नथिंग बट करंट अपॉन क्या होता है हमारा? एरिया वेक्टर होता है, ठीक है ना। यहां से तुम कह सकते हो I इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए होता है। ये सिंपल सा इक्वेशन याद रख सकते हो। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया होता है। सिंपल, करंट डेंसिटी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। जनरली इसका डायरेक्शन हम उधर ही लेते हैं जिधर की जिस डायरेक्शन में करंट हमारा बेसिकली फ्लो कर रहा होता है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है इसमें। इसका हम इस्तेमाल करते हुए बेसिकली वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़े इसमें तुमने पढ़ा बेटा V बराबर कितना? I इंटू आर। तो तुम ये कह सकते हो V बराबर कितना? I इंटू आर को क्या बोल सकते हो? रो इंटू एल अपॉन ए। और इस I अपॉन ए को, करंट अपॉन एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? J बोलते हैं। L को उधर लेके चले जाओ तो V अपॉन ए, V अपॉन एल बराबर क्या हो जाएगा? J इंटू रो। और V अपॉन एल वोल्टेज अपॉन लेंथ को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रो इंटू जे। इस पर भी वेक्टर लगा दो, इस पर भी वेक्टर लगा दो, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना। इसको और भी अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि अगर रो को उधर भेज दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रो बराबर तुम्हारा जे आ जाता है। और 1 अपॉन रो को कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है, तो J बराबर सिग्मा ई। दिस इज आल्सो द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड दिस इज आल्सो द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। परेशान मत होना, तुम्हें कई सारे अलग अलग तरीके से ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें सपोज कर लो कि ऑप्शन कुछ ऐसा रहेगा कि E अपॉन रो बराबर J। और बच्चा सोचेगा सर हमने तो ऐसा पढ़ा। अरे भाई इसी को ऐसा लिख दिया गया, परेशान मत होना। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं समझे? तो मेन ये इक्वेशन जनरली लोग याद रखते हैं, J बराबर कितना? सिग्मा इंटू ई के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और आगे बढ़े।
नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है, क्या आ जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। क्या आ जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर की, कितने टाइप का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा? 2 टाइप का। कौन कौन? पहला हमारा क्या आ जाता है? सीरीज। दूसरा क्या आ जाता है हमारा? पैरेलल, है ना। सीरीज में क्या होगा? एक हाथ आपस में जुड़ा रहेगा, दूसरा हाथ कहीं और जा रहा होगा। तो यहां पर जो हमने आर इक्विवेलेंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, जितना भी है सबको हम ऐड करते चले जाएंगे सीरीज में। जबकि पैरेलल में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी है हम उतना करते चले जाएंगे। यही है ना कुल मिला के तरीका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 2 रेसिस्टर का पैरेलल है तो इसका मैंने शॉर्टकट बताया था कि अगर 2 रेसिस्टर R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन करने जा रहे हो तो R इक्विवेलेंट जो आता है वो कितना आता है? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई कितना होता है? R1 प्लस R2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, फिर उसके बाद बाकी की बातें हम आगे करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मान लो एक रेसिस्टर ये है, एक रेसिस्टर ये है, एक रेसिस्टर ये है। अगर मैं कहूं ये A है, अगर मैं कहूं ये B है, इसकी वैल्यू 2 ओम है, इसकी वैल्यू 3 ओम है, इसकी वैल्यू 5 ओम है। जल्दी से बता दो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि मान लो कि 1 2 3 एंड यूं, ठीक है ना। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये A है और ये B है। A और B के बीच में R इक्विवेलेंट यहां भी पता करना है। जल्दी ये 2 क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अरे रे 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 रे, इतना टाइम लग गया रे। ये कितना आएगा? 6/5 प्लस 5, ये नीचे 1 है, नीचे आ जाएगा 5, 6 प्लस 25, यही होगा ना रे। तो 25 छके कितना? 31/5। दिस इज द आंसर। ठीक, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसमें तीनों कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में है, पैरेलल? क्यों पैरेलल है बेटा, जरा समझो। देखो, अगर ये पॉइंट ए है ना, तो ये सारे पॉइंट ए ही हैं। ये सारे पॉइंट क्या है? जब तक के कोई एलिमेंट नहीं आ जाए ये सब के सब क्या है? ए है। तो तुम देखो, तो इसका एक टर्मिनल ए पर जुड़ा है, इसका भी एक टर्मिनल ए पर जुड़ा है, और इसका भी। तीनों का एक एक टर्मिनल कहां जुड़ा है? ए पर। ये सारे पॉइंट ए हैं, याद रखना। ये सारे पॉइंट क्या है? ए हैं। इसी तरीके से ये सारा पॉइंट जो है ये क्या है? बी है। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो तीनों का एक एंड ए से जुड़ा हुआ है और तीनों का दूसरा एंड कहां जुड़ा है? बी से जुड़ा है। नहीं जुड़ा हुआ है? तुम देखो, इसका एक हाथ इधर बी पर जुड़ रहा है, इसका भी एक हाथ ये चल के बी पर पहुंच गया, इसका भी एक हाथ चल करके बी पर पहुंच गया। तो बेसिकली ए से 3 रेसिस्टर निकाल दो कुछ ऐसा, और तीनों को कहां मिला दो? बी पर मिला दो। तो तुम्हें ये कैसा दिखाई देगा बेटा? पैरेलल में दिखाई देगा। आंसर होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, दैट इज इक्वल टू 3/R। तो यहां से तुम कह सकते हो कि तुम्हारा R इक्विवेलेंट जो आएगा वो R/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। वेरी गुड। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर बताओ कि अगर ये है बेटा दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये आर है, ये आर है, ये आर है। यहां बता दो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? हाँ बताओ। तुम बहुत सोचोगे ना तो तुम कहोगे कि सर इसको हम 2R कर देते हैं, दोनों सीरीज में है। उसके बाद अगर तुम देखोगे ना तो ए और बी जो है ना, अगर तुम ध्यान से देखो तो ए और बी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ए और बी एक ही पॉइंट है, नहीं है? ए और बी एक ही पॉइंट है। बात आ रही समझ में? तो तुम कह सकते हो कि सर अगर इसका रेसिस्टेंस, चलो मैं एक काम कर देता हूं, मैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करता हूं। इसका रेसिस्टेंस कितना लोगे तुम? 0 ही लोगे ना। तो जब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो क्या लिखोगे? R इंटू 0
अपॉन आर प्लस 0, ये कितना आएगा? तो ये वाला पूरा सॉल्व होकर के तुम्हारा कितना आ जाएगा बेटा? 0। इसी तरीके से इस वाले पार्ट का पैरेलल करोगे तो ये तो पूरा 2r है, तो तुम कहोगे 2r इंटू 0 डिवाइडेड बाय करोगे 2r प्लस 0, ये भी कितना आएगा? 0। तो ये 0 और ये भी 0, 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 0। ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है बेसिकली। ये यहां से ए से चल करके बी तक तुम जाओगे तो बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? ए से बी तक तुम जाओगे तो तुम ये जो भी कुत्ता बैठा हुआ है रास्ते में, ये सारे कुत्ते से बचते हुए तुम निकल जाओगे आराम से। इसका मतलब कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब कोई रेसिस्टेंस नहीं है। नहीं समझे बात? नहीं समझे बात? आ रही समझ में? नहीं पल्ले पड़ रहा? पल्ले पड़ रहा है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। ये मान लो एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है, ये दूसरा है, यूं है, ये ए है, ये बी है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? हाँ, आर आएगा। तुम अगर ए से चल करके बी तक जाना चाहोगे, ए से चल करके अगर तुम बी तक जाना चाहोगे तो ए से चले ये बस एक रेसिस्टर का सामना करना ही पड़ेगा, बाकी इससे बचते हुए तुम आराम से निकल करके बी तक पहुंच जाओगे। ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं। अगर है भी तुम इसको 2r मान लो। क्या मान लो इसको? इसके साथ पैरेलल में कितना लगा है? जब 2r और 0 का पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो क्या होगा? 2r इंटू 0 अपॉन 2r प्लस 0 कितना आएगा? मतलब ये पूरा मिलके कितना हो गया? मतलब तुम क्या कहोगे? ये r तो ठीक है सर, इधर कितना है? 0, ये हमारा b आ गया, ये हमारा कितना है? 0। तो जब 0 और r का सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे तो कितना आएगा? r ही तो आएगा ना। नहीं आई बात समझ में? बात आई समझ में? बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात। मेरे ख्याल से रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन पे ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया। एक मैं क्वेश्चन और जो कराना चाहूंगा, मान लो बेटा कि तुम्हें क्या मान लो, एक ऐसा क्यूब दे रखा है, एक ऐसा क्या दे रखा है? क्यूब दे रखा है, और इसके डायगोनल के करस्पॉन्डिंग तुम्हें रेसिस्टेंस निकालना है, और इसके हर एक ब्रांच का रेसिस्टेंस सेम है, आर 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 आर, सारे ब्रांच का रेसिस्टेंस क्या है बेटा? सेम है। ठीक है ना? सारे ब्रांच का रेसिस्टेंस क्या है? सेम। कैसे इसको सॉल्व करते हैं? अगर तुम ध्यान से देखो तो ए, अगर तुम देखोगे तो ए से 3 रेसिस्टर निकला है, 1 2 और 3। ठीक, ये वाला रेसिस्टर कहां गया? मान लो ये चला गया कहां पर? सी पर। ये वाला कहां चला गया? मान लो डी पर। और ये वाला कहां आ गया? मान लो ई पर। कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम रख दो इस पॉइंट का एफ, इस पॉइंट का नाम रख दो जी, इस पॉइंट का नाम रख दो एच। सारे नाम आ गए? आ गए। ठीक, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ए से 3 रेसिस्टर निकलता हुआ दिखाई देगा। ए से तुम 3 रेसिस्टर निकाले, 1 2 3। ध्यान से देखना, 3 रेसिस्टर निकला ए से। एक कहां गया तुम्हारा? सी पर, एक डी पर और एक ई पर। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसका नाम सी रख देता हूं, इसका नाम डी रख देता हूं और इसका नाम मैं ई रख देता हूं, तो मुझे सी से जो है, मुझे सी से फिर 2 रेसिस्टर दिख रहा है, एक जी पर गया है और एक एफ पर गया है। तो मैं सी से फिर 2 रेसिस्टर निकालूंगा, एक यू और एक यू। फिर इसी तरीके से डी से भी 2 रेसिस्टर निकला है, तो मैं डी से भी 2 रेसिस्टर निकालूंगा, एक यू और एक यू। फिर इसी तरीके से ई से भी मैं 2 रेसिस्टर निकालूंगा, यू और यू। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। अब तुम देखो, अगर तो सी का एक रेसिस्टर जहां पर जाकर के मिल रहा है, वहीं पर ई का एक रेसिस्टर आकर के मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सी और ई का एक रेसिस्टर आपस में मिल रहा है। तो तुम सी, हाँ अरे जी पर मिल रहा है, सी का एक रेसिस्टर और ई का एक रेसिस्टर, दोनों जाकर के कहां मिल रहा है? जी पर मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? तो सी का एक रेसिस्टर और ई के एक रेसिस्टर को मैं ला करके कहां मिला दिया? ई पर मिला दिया। कोई परेशानी वाली बात है? नहीं। इसी तरीके से सी का एक रेसिस्टर जा रहा है कहां? एफ पर, और डी का भी एक रेसिस्टर कहां जा रहा है? एफ पर। तो सी और डी के एक रेसिस्टर को मैं कहां मिला देता हूं? एफ पर मिला देता हूं।
और इसी तरीके से तुम देखो तो D का एक रेसिस्टर जा रहा है H पर और E का एक रेसिस्टर जा रहा है H पर, तो D और E के एक रेसिस्टर को मैं लाके कहां मिला देता हूं, H पर मिला देता हूं। कोई परेशानी है? अब तुम देखो इन तीनों पॉइंट से अगर ध्यान से देखो F से, G से और H से, तीनों से एक एक रेसिस्टर निकला और कहां पहुंच गया है, B पर। तो इन तीनों से तुम एक एक रेसिस्टर को निकालो, एक एक को निकालो और इन सबको कहां पहुंचा दो, B पर पहुंचा दो। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये लास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से अगर कोई करंट चलेगी तो इस करंट को जाने का जो रास्ता दिखाई देगा, जैसा रास्ता ये दिखाई देगा वैसा ही ये, वैसा ही ये, तीनों रास्ता एकदम आइडेंटिकल दिखाई देगा क्योंकि तीनों के रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। और इसी तरीके से इन सारे पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या आएगा, सेम आएगा। बाय सिमेट्री का अगर हम इस्तेमाल करते हुए देखें तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, इसी तरीके से इधर का तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट है। तो तुम कह सकते हो कि सर ए से 3 रेसिस्टर जो आपने निकाला, ए से जो 3 रेसिस्टर निकाला, तीनों को सर एक ही पॉइंट पर लाके मिला दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर इस पॉइंट से कितने निकले हैं रेसिस्टर, 6 निकले हैं, तो यहां से 6 निकालो सर, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 के 6 को क्या करो सर, ला करके यहां पर कहीं मिला दो, कोई दिक्कत। और फिर इन सब से क्या हुआ, यहां से फिर 3 रेसिस्टर निकला, तो यहां से 3 निकाल दो सर ऐसा। ये कहां पहुंच गए हम, बी पर पहुंच गए। पल्ले पड़ रहा है? सबकी वैल्यू कितनी है, आर है, आर है, आर है। ये तीनों कैसा जुड़ा हुआ है, पैरेलल या सीरीज? तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे कितना आएगा, r/3, इन सब का आएगा r/6 प्लस r/3। इसको सॉल्व करोगे 5r/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, 5r/6। अगर r की वैल्यू 1 ओम होता, सपोज कर लो r इज इक्वल टू 1 ओम होता, तो ये पूरा रेजिस्टेंस कितना हो जाता, 5/6, 5/6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर r की वैल्यू 1 ओम होता और अगर मैं यहां पर एक बैटरी लगा देता, सपोज कर लो एक बैटरी में लगा देता, बैटरी लगा देता, कितने की लगा देता, मैं मान लो 5 वोल्ट की बैटरी लगा देता। कितने की, 5 वोल्ट की। तो क्या तुम करंट नहीं फाइंड आउट कर सकते थे? करंट कितना आ जाता, I बराबर V/R। V कितना है, 5, और R तुम्हारा कितना आ गया है, 5/6। इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो यहां जब तुम 5/6 डालते, 5 से 5 कटता, 6 ऊपर चला जाता, कितना हो जाता करंट, 6 एम्पियर। नहीं आ जाता? जब करंट 6 एम्पियर आ गया तो तुम्हें अगर बोलता कि सपोज करो इस रास्ते में कितनी करंट गई है पता करो, तो तुम्हें पता है कि यहां से जो टोटल करंट आई है 6 एम्पियर, तो इधर 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 3 हिस्से में बटेगा, तो इधर भी जाएगा 2 एम्पियर, इधर भी 2 एम्पियर, इधर भी 2 एम्पियर। नहीं बता सकते? बताया जा सकता है, बता रहे समझ। इस R की वैल्यू, ये फॉर्मूला याद रखना, 5r/6। R की जो भी वैल्यू डालेगा, 1 बोलेगा तो 1 डाल देना, 2 बोलेगा 2, उस हिसाब से डाल करके और फिर V/R करके यहां से करंट वरेंट जो भी है वो तुम ढूंढ सकते हो। एक और चीज मैं यहां पर याद बताना चाहूंगा तुम्हें। मान लो कि तुम्हारे सामने, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये एक क्यूब है जिसके हर एक ब्रांच का रेसिस्टेंस, हर एक आर्म का रेसिस्टेंस अगर सेम है, हर एक आर्म का रेसिस्टेंस क्या बेटा, सेम है। हर एक आर्म का रेसिस्टेंस अगर सेम है और ये वैल्यू कितनी है, आर के बराबर है, कितनी है, आर के इक्वल है। सबकी वैल्यू कितनी है बेटा, टोटल कितने रेसिस्टेंस है, 12 रेसिस्टेंस है। 12 कितने टोटल, कितने हैं, 12। 3 तरीके से तुमसे पूछेगा, एक पूछेगा एज डायगोनल पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक बोलेगा फेस डायगोनल पे, और एक बोलेगा बॉडी डायगोनल पे। क्या मतलब होता है इसका सर? एज डायगोनल का मतलब है तुमको बोलेगा इस 2 पॉइंट के बीच में बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ध्यान से देखना रे, ये ए रख दिया और इसका नाम बी रख दिया, बोलेगा ए और बी के बीच में, तो ये तुम्हारा जो है ये एज कहलाता है। एज के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। एक पूछ सकता है फेस डायगोनल, फेस डायगोनल में क्या होगा, अगर ये ए है और यहां पर तुम्हारा बी का नाम रख देगा, दिस इज द फेस डायगोनल। ये जो सरफेस है, इस सरफेस के डायगोनल के अलोंग तुम्हें बोलेगा। और तीसरा क्या बोलेगा, बॉडी डायगोनल, इस डायगोनल और ये पॉइंट, ये दोनों क्या कहलाएगा, बॉडी डायगोनल, ठीक है ना। एज डायगोनल, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका क्या तरीका है, याद रखना, एज डायगोनल, फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल। कुछ मत करना, रेशियो ले लेना सबका, यहां से काउंटिंग शुरू करना 1 2
3 4 5 6 और यहां पर डाल देना कितना 7, सब में R लगा देना, ठीक है ना। एज डायगोनल का भी आ जाएगा, फेस डायगोनल का भी, बॉडी डायगोनल का भी। बॉडी डायगोनल मतलब ये जो कोना कोनी है, ये जो कोना कोनी है, ठीक है ना। ये कॉर्नर के अलोंग जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5R/6। अगर फेस डायगोनल मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बोलेगा तो कितना आ जाएगा 3R/4। और अगर एज डायगोनल पे बोलेगा, एज डायगोनल यहां और यहां बोलेगा तो कितना आ जाएगा 7R/12। काउंटिंग कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7, सब में R लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस इज शॉर्टकट, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात याद रहेगा। आज की क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।